दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान में भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम लीडर अली खामेनी रूस भागने की तैयारी, प्लान तैयार। दोस्तों, ये बात मैं नहीं, पश्चिमी और इजराइल समर्थक मीडिया में चल रहा है, लेकिन ईरान ने इस पर जवाब दिया है, तो सब कुछ आपको बताएंगे। इनके अलावा वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात दोहराई तो भड़के डेनमार्क के पीएम ने कहा धमकियां देना बंद करें। यूरोप में भारी उबाल, और साथ में आपको बताएंगे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बचाते हुए क्यूबा के 32 लड़ाके मारे गए, अमेरिका के खिलाफ खोला मोर्चा, और इसी के साथ दूसरों पर हमला करते रहे अमेरिका, और इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति के घर पर हो गया हमला। तो सभी खबरें बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को लेकर पश्चिमी मीडिया में इन दिनों लगातार ऐसी खबरें चलाई जा रही है कि देश में हालात बिगड़ने पर वो ईरान छोड़ सकते हैं। ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स ने खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि अगर विरोध प्रदर्शन और अशांति इस हद तक बढ़ जाए कि सिक्योरिटी फोर्स हालात काबू में ना रख सकें, तो खामेनी के पास एक इमरजेंसी प्लान तैयार है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 86 साल के खामेनी अगर कभी देश छोड़ते हैं तो वो तेहरान से अपने बेहद करीबी लोगों के एक छोटे से समूह के साथ निकलेंगे। बताया गया है कि इस समूह में 2 दर्जन से भी कम लोग होंगे, जिनमें उनके बेटे मुजतबा खामेनी भी शामिल है, जिन्हें उनका संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह फैसला तभी लिया जाएगा जब यह साफ हो जाए कि ईरान की सेना या आंतरिक सुरक्षा बल आदेश मानने में नाकाम हो गए हैं या फिर आदेश लागू करना नहीं चाहते। द टाइम्स से बात करने वाले एक खुफिया सूत्र का कहना है कि ईरानी लीडर ने पहले से ही भागने के रास्ते, सुरक्षा इंतजाम और लॉजिस्टिक प्लान तैयार कर रखे हैं, ताकि हालात अचानक बिगड़ने पर तुरंत कदम उठाया जा सके। इजरायली खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी बेनी साबती ने अखबार को बताया कि ऐसी स्थिति में रूस खामेनी के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना हो सकता है। साबती के मुताबिक रूस ही ऐसा देश है जो उन्हें पूरी सुरक्षा दे सकता है। साबती का यह भी कहना है कि खामेनी लंबे समय से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पसंद करते हैं और रूस को पश्चिमी देशों के मुकाबले ईरान का ज्यादा भरोसेमंद साथी मानते हैं। कहा जा रहा है कि इस कथित योजना के पीछे सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद का उदाहरण एक बड़ी वजह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें पैसा और विदेशी संपत्तियां सुरक्षित करने की तैयारी शामिल है, ताकि जरूरत पड़े तो देश छोड़ा जा सके। कहा जाता है कि खामेनी कई संस्थाओं के जरिए बड़ा आर्थिक सिस्टम चलाते हैं, जिसमें सेताद भी है। राइटर्स के 2023 की रिपोर्ट में उनकी संपत्तियां करीब 95 अरब डॉलर बताई गई थी। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी खबरें पश्चिमी और इजराइल समर्थक मीडिया में सामने आई है, जो हमेशा ईरान की बुराई करते हैं। वो भी ये दावा ऐसे समय में की है जब ईरान में आर्थिक संकट को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इन सब के बीच ईरान का आरोप है कि पश्चिमी मीडिया जानबूझकर ऐसी खबरें फैला रहा है ताकि ईरानी नेतृत्व को कमजोर दिखाया जा सके और देश के अंदर डर और भ्रम का माहौल बनाया जाए। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि जो काम दुश्मन सीधे जंग में नहीं कर पाए, अब वही काम मीडिया प्रोपेगेंडा और मनोवैज्ञानिक दबाव के जरिए किया जा रहा है। और इसी संदर्भ में ईरान की तरफ से साफ शब्दों में यह बात कही जा रही है कि रहबरे आला आखिरी दम तक ईरान में ही रहेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के मास्को भागने की खबर पूरी तरह झूठ और प्रोपेगेंडा है। ऐसा कोई भी प्लान ना तो तैयार किया जा रहा है और ना ही मौजूद है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल चाहने की बात दोहराई है। इससे डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं में गुस्सा भड़क गया है। ट्रंप ने सोमवार को एयरफोर्स 1 पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है और वहां रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी चिंता की बात है। इससे पहले द अटलांटिक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भी ट्रंप ने कहा था कि रक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप की इस टिप्पणी पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करना पूरी तरह बेतुकी है। वहीं ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन ने भी ट्रंप की टिप्पणियों को गलत और
अपमानजनक बताया। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने क्लियर शब्दों में कहा, अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है और न ही उसके पास डेनिश साम्राज्य के किसी भी हिस्से को हड़पने का कोई अधिकार है। फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप से करीबी सहयोगी देश के खिलाफ धमकियां देना बंद करने की अपील की और याद दिलाया कि ग्रीनलैंड के लोग खुद स्पष्ट कह चुके हैं कि वो बिकाऊ नहीं है। दरअसल डेनमार्क नाटो का सदस्य है और अमेरिका के साथ पहले से ही उसका रक्षा समझौता है, जिसके तहत ग्रीनलैंड में पहले से अमेरिकी पहुंच है। वहीं ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन ने कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को वेनेजुएला से जोड़कर सैन्य हस्तक्षेप की बात करते हैं तो ये न केवल गलत है बल्कि हमारे लोगों के प्रति अनादर है। सिर्फ डेनमार्क ग्रीनलैंड ही नहीं बल्कि तमाम यूरोपीय देश अमेरिका के इस रुख के खिलाफ है और विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, वेनेजुएला पर हमला करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब धीरे धीरे दुनिया के कई देश खुलकर सामने आने लगे हैं। लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा, जिसके अमेरिका से रिश्ते पिछले कई सालों से अच्छे नहीं रहे, उसने वेनेजुएला पर हमले की निंदा की है। इसके अलावा क्यूबा ने कहा है कि अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान उसके 32 नागरिकों की मौत हो गई। क्यूबा ने रविवार को बयान जारी करते हुए कहा है कि मारे गए लोगों के सम्मान में 5 और 6 जनवरी को 2 दिन का शोक मनाया जाएगा और अंतिम संस्कार की व्यवस्था के बारे में बाद में घोषणा की जाएगी। क्यूबा की सरकारी न्यूज एजेंसी प्रेंसा लैटिना ने कहा है कि क्यूबा के लड़ाके वेनेजुएला सरकार के अनुरोध पर देश की सेना की तरफ से मिशन को अंजाम देते समय मारे गए। एजेंसी ने कहा कि मारे गए क्यूबा के लोग कड़ी टक्कर देने के बाद हमलावरों के साथ सीधी लड़ाई में या फैसिलिटी पर बमबारी के कारण मारे गए। क्यूबा वेनेजुएला सरकार का करीबी सहयोगी है और उसने सालों से इस लैटिन अमेरिकी देश में ऑपरेशंस में मदद के लिए सेना और पुलिस बल भेजे हैं। राष्ट्रपति मादुरो के हाथ में हथकड़ी और आंखों में पट्टी बांधकर ले जाने की तस्वीरों ने वेनेजुएला के लोगों को भी हैरान कर दिया है। वेनेजुएला में भी अब राष्ट्रपति की वापसी की मांग के साथ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री जनरल व्लादिमीर पेड्रिनो ने सरकारी टेलीविजन पर कहा है कि अमेरिकी हमले में सैनिकों, नागरिकों और मादुरो की सुरक्षा टीम के एक बड़े हिस्से को बेरहमी से मार दिया गया। हालांकि उन्होंने मरने वालों की संख्या नहीं बताई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक वेनेजुएला के अधिकारी के हवाले से बताया कि हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। ट्रंप ने भी कहा था कि स्ट्राइक में बहुत सारे क्यूबाई मारे गए और हमारी तरफ से एक भी मौत नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ओहियो राज्य के सिनसिनाटी में स्थित घर पर हमला हुआ है। CNN ने सूत्रों के हवाले से बताया कि उनके घर की खिड़कियां टूट गई है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। वेंस के घर के पास रविवार रात 12:15 में किसी को भागते हुए देखा गया था। अधिकारियों के मुताबिक जिस समय यह घटना हुई उस वक्त जेडी वेंस और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था। शुरुआती जानकारी में यह भी सामने आया है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति उपराष्ट्रपति के घर के अंदर घुसने में सफल नहीं हुआ। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह घटना जानबूझकर जेडी वेंस या उनके परिवार को निशाना बनाकर की गई या इसके पीछे कोई और वजह है। मामले को लेकर मीडिया ने व्हाइट हाउस और सीक्रेट सर्विस से जानकारी मांगी है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वेंस पिछले एक हफ्ते से सिनसिनाटी में थे, लेकिन रविवार दोपहर शहर से रवाना हो गए। उन्होंने घर पर लगभग $14 लाख खर्च किए और ये लगभग 2.3 एकड़ में फैला हुआ है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।